IFRS 16 में हम देखने लगे हैं स्प्रिंग 20। इसमें एंट्रीज हैं, बट इसमें एक बड़ी अहम चीज है जिसको हमने डिस्कस करना है। हम आते हैं सवाल पे। ये मेरे पास क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ओके, इन द बुक्स ऑफ FVLL CCL। इसका मतलब एक लेसर होगा, एक लेसी होगा। ओके, फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं जी। 1 जनवरी 2019 पे FVLL फ्रेंच वैनिला लीजिंग लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 200 मिलियन। अगर मैं कंसीडर करूं रुपीज एंड मिलियन, तो उसने जो मशीन खरीदी है उसकी कॉस्ट है 200। यूजफुल लाइफ है 8 साल। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी? 16। पहली लाइन में हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई। 1 फरवरी 2019 पे 1 फरवरी 2019 पे फ्रेंच वैनिला enter into lease agreement for this machine with Cotton Candy Limited CCL for non-cancelable period of 2.5 years. Lease term आ गया 2.5 years with effect from 1st March। इसका मतलब जो commencement date है वो है 1st March। Under the agreement 8 installments N भी आ गए 8 of ₹12। इंस्टॉलमेंट आ गई 12, are to be paid quarterly in arrears commencing from the end of third quarter। commencing from end of third quarter 30 नवंबर। इसका मतलब जो पैसे मिलने हैं वो 30 नवंबर को मिलना है, जो कि एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैंने इस पैराग्राफ से उठा ली। FVLL हैज इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट। इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट कितना है जी? 15% पर एनम है, विच इज नॉट नोन टू CCL। बिल्कुल ठीक हो गया। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, मार्केट रेट या बोरोइंग रेट कितना है? 16% है, पर एनम है ये भी। बोथ कंपनीज फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होनी है स्ट्रेट लाइन मेथड पे। ये अब मैंने सारा सवाल पढ़ लिया है, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो मैंने हाईलाइट कर लिया। हमने करना क्या है, दोनों की बुक्स में एंट्रीज करना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, वो कहता है एन तो 8 है, इंस्टॉलमेंट 12 है, लेकिन जो पहली पेमेंट है वो एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर होनी है, यानी कि 30 नवंबर को होनी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, जिसको हमने डिस्कस करना। सारा हमने डाटा पढ़ लिया है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं, जो कि मुश्किल काम है। हमें प्रेजेंट वैल्यू के लिए डाटा चाहिए, जो हमने नोट किया है उसको हम लिख लेते हैं। हमें चाहिए इंस्टॉलमेंट, हमें चाहिए टाइम, हमें चाहिए इंटरेस्ट रेट, हमें कोई और जो चीज़ है वो चाहिए, वो देख लेते हैं वन बाई वन। क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ। मुझे पता है इंस्टॉलमेंट तो है 12 और टाइम है 8। कंफर्म कर लेते हैं। हम जाते हैं क्वेश्चन पे, वेरीफाई करते हैं। मेरे पास इंस्टॉलमेंट कितनी है जी? इंस्टॉलमेंट है 12 और टाइम है 8। इंटरेस्ट इम्प्लिसिट 15 था और मार्केट रेट 12। अब इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट यूज नहीं कर सकते, लेसी को नहीं पता, तो मार्केट रेट आ जाएगा मेरे पास 16%। ये आ गया मेरे पास 16%। और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन थी जिसको हम उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान ही हो। CCL completed installation of machine at the end of 4 मिलियन कॉस्ट। इसका मतलब उसकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी है, जो कि है 4 मिलियन, क्योंकि हम रुपीज एंड मिलियन में डील कर रहे हैं। ओके, ये मैं लिख लिया, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, 4 मिलियन भी लिख लिया। डेप्रिसिएशन एंड पे चाहिए होगी, ये चीजें भी मुझे बाद में चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे ये चीज है कि पेमेंट तीसरे क्वार्टर के एंड पे होनी है। जो पेमेंट है
एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर है जो क्या है नवंबर 30, और ये स्टार्ट हो रही है गेम कहाँ से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च। गेम शुरू हो रही है 1 मार्च से। फर्स्ट मार्च से, ओके। अब प्रॉब्लम ये है, ये गैप है। नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, सातवां साल, ये मुझे इंस्टॉलमेंट्स मिल रही होती है जिसको मैं उठा के प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर, लेकिन यहाँ पे ना गैप है। जब भी आपको इस तरह की कंफ्यूजन हो, आपने ये फ्लो बनाना। मैं इस फ्लो को बनाता हूँ, कैलकुलेशन पे आता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं आज खड़ा हूँ 1 मार्च पे, मेरा फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9, 10। इस पे मुझे पेमेंट नहीं मिल रही, यहाँ पे भी मुझे पेमेंट नहीं मिल रही, मुझे यहाँ पे पेमेंट मिल रही, ये 30 नवंबर। तो जब भी ऐसा गैप वाला सिनेरी हो, आपने ये फ्लो बना लेना है कि कितनी टाइम लाइन्स हैं, और आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब चूंकि ये है नहीं, ये दोनों है नहीं, तो मैं इसको उठा के पहले यहाँ पे लाऊंगा। और यूनिक फिगर्स हैं, आपको पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर लगता है। इट मींस मेरा हर फिगर पे फार्मूला लगेगा इनटू अमाउंट। अब जब मैं इसको उठा के लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेट मेरा है 16%, -3 इंटू 12, थर्ड है। इसी तरीके से -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -8, -9, -10। यहाँ पे देखना, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नहीं लिखा यहाँ पे। मैं वही कह रहा था, 8 पूरी क्यों नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मैं तीसरे क्वार्टर से शुरू करूंगा तो मेरी 8 पूरी हो जाएगी। इसका मतलब एन हो जाएगा 10 तक। पहला और दूसरा यूज नहीं होना, तो इसको उठा के मैंने यहाँ पे लेना। इसका मतलब एन यहाँ पे होगा 3। अब इसी तरीके से मैं -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 के साथ ये परसेंटेज यूज करके, अमाउंट यूज करके जब मैं करूंगा कैलकुलेट, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 74.69। इसी तरीके से मैं ये लिखूंगा -4 के साथ, -5, 6, 7, 8, 9 और 12, सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू लूंगा, सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 74.69। तो ये इसमें एक मुश्किल चीज थी कि आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके, ये एक डिफरेंट चीज है। जब हम ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता है हमारा अगला स्टेप है स्केजुअल। स्केजुअल में भी एक चीज डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास रेट कौन सा है, 16% है। स्केजुअल में क्या चीज डिफरेंट हो जाती है, मुझे पता है कि मैं 1/3/19 पे खड़ा हूँ, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 74.69। अगले क्वार्टर पे जब मैं जाता हूँ, रिक्वायरमेंट में जाके देख लेता हूँ पहले। रिक्वायरमेंट में जाके देखता हूँ तो 31 दिसंबर 2019। ओके, मैं अपने स्केड्यूल में क्वार्टर्स उस हिसाब से करता हूँ। मेरा पहला क्वार्टर खत्म होगा 3 महीने बाद, 30/5/19। फिर मेरे पास होगा 31/8/19। फिर होगा 30/9/19। फिर मेरे पास अगला क्वार्टर आएगा 29/2/20। ओके, ये फिगर मैं ले आऊंगा यहाँ पे। क्वार्टर आपको पता है साल में हमने 4 यूज करना है। इसको मैं ले आऊंगा यहाँ पे 74.69। अब ये रेट मेरा है एनुअल। जब मैं क्वार्टर कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं एन देखूं तो ये 1 साल है। इंस्टॉलमेंट्स और रेट ये एडजस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टर, मंथली में समझाया था। अब चूंकि ये क्वार्टरली है तो जो पूरे का पूरा रेट है ये 4 क्वार्टर पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4%।
हम इसको यूज करेंगे 4% क्योंकि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट उसने ऑलरेडी क्वार्टरली ही बना के दी हुई हैं। इसका मतलब मेरा अब यहाँ पे ये 4% यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 2.99। अब इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मिली नहीं, नील। ओके, ये मेरे पास आ गया 77.68। इसको फिर अगले साल ले आते हैं, फिर इसके साथ 4% लगाते हैं, इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 3.11। यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। इंस्टॉलमेंट नहीं मिली तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करने का फायदा ही कोई नहीं है, हम नहीं कैलकुलेट कर रहे होंगे। फिर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ 80.79, इसके साथ फिर 4% मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटरेस्ट आ गया 3.23। अब इंस्टॉलमेंट मिली क्योंकि एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर मुझे पहली इंस्टॉलमेंट मिली जो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं प्रिंसिपल की कैलकुलेशन कर सकता हूँ 8.77। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल आ गया। ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 72.02, 4% रेट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2.89। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल। ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, ये आ गया 62.91। तो स्केड्यूल बनाने में ये एक चीज, जैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में मैकेनिज्म था, अब इंस्टॉलमेंट उसने थर्ड क्वार्टर के एंड पे दिए तो हम अपना नॉर्मल स्केड्यूल जारी रखेंगे। इंस्टॉलमेंट जब मिलेगी हमने वो पुट कर देनी, इस तरीके से हमारा ये स्केड्यूल बन जाता है कंप्लीट। अब हमने इस प्रेजेंट वैल्यू को यूज करके स्केड्यूल बना लिया। सवाल के ऊपर अगर वापस जाते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या थी, एंट्रीज पास करें किसकी, दोनों की बुक्स में। ओके, अब जो हमारे पास सीसीएल है ये है लेसी। लेसी को पकड़ लेते हैं, पहले वर्किंग में आते हैं। लेसी लीज लाइबिलिटी, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो आ गई 74.69। राइट ऑफ यूज एसेट कैसे बनाते हैं जी, लीज लाइबिलिटी को पकड़ते हैं और इसके अलावा डाउन पेमेंट, एडवांस पेमेंट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, जितनी चीजें होती हैं वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये मेरे पास आ गई 78.69। लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हुए हम डाउन पेमेंट नहीं लेते, इसमें हमने सारी इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, बार्गेन परचेज ऑप्शन लेना है, जीआरबी लेनी है, तो हमारे पास लीज लाइबिलिटी आ जाता है। राइट ऑफ यूज एसेट में ये एज इट इज जो आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें मल्टीपल चीजें जैसे मैंने बताया, डाउन पेमेंट, एडवांस पेमेंट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। अब मेरे पास लाइबिलिटी भी आ गई, अब मेरे पास एसेट भी आ गया। ये लाइबिलिटी की फिगर है, ये एसेट की फिगर है। और मैंने इसका स्केड्यूल भी बनाया हुआ है। तो अब मैं एंट्रीज पास कर सकता हूं। मेरे पास लीज लाइबिलिटी है 74.69 और राइट ऑफ यूज एसेट है 78.69। चलते हैं एंट्रीज पे। मेरे पास ये फिगर है, डेट क्या है जी, 1/3/19। राइट ऑफ यूज एसेट 78.69 था। यहाँ पे लीज लाइबिलिटी कितनी थी, 74.69, और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट थी 4। ये जो हमने देखा कि लाइबिलिटी 74.69, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है 4, इस तरीके से हमारी ये पहली एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम स्केड्यूल पे। स्केड्यूल पे पहले दो क्वार्टर में 30/5 और 31/8 पे सिर्फ इंटरेस्ट है, 2.99 और 3.4। हमारे पास है 30/5/19, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 2.99 लीज लाइबिलिटी के साथ। फिर आ जाते हैं 31/8/19, फिर यही इंटरेस्ट है क्योंकि पेमेंट वगैरह नहीं है, लीज लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा 3.11। तो हमने स्केड्यूल से
दो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली। अब हम तीसरे साल पे, तीसरे क्वार्टर पे आ जाते हैं, 30/9/19। इस पे इंस्टॉलमेंट पे हुई है 30/9/19। मैंने पेमेंट की है इंस्टॉलमेंट 12 मिलियन। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना पे किया है? इंटरेस्ट पे किया जी 3.23। इंटरेस्ट है 3.23, और मेरे पास जो लीज लाइबिलिटी है वो है 8.77। तो मैं सारी चीजें वही यूज कर रहा हूँ जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। जो डिफरेंस था उसको भी नॉर्मल पैटर्न पे डाला और आइडेंटिफाई कर दिया। ये हम आगे 30/9/2019 पे, साल के एंड पे, साल यहाँ पे 29/2/2020 हो गया। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है, क्या इसमें 19 का कोई शेयर है? 2.89 3 महीने। टाइमलाइंस मेरे ख्याल में हमने गलत लिखी हुई है, उसको ठीक करते हैं। मेरा क्वार्टर शुरू हुआ था कब? 1 मार्च से। मार्च, अप्रैल, मई, ये ठीक लिखी हुई है। मई, जून, नहीं मई पे तो पहुंचा ना, मई पे तो आ गया था। ये आ गया जून, जुलाई, अगस्त, ये भी ठीक लिखी हुई है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 9 नहीं, ये 11 है, 30 नवंबर है। तो ये जब फिर आएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने। 3 महीनों का ये इंटरेस्ट है, अगर आप देखें तो एक महीना 19 में फॉल करता है। तो ये जो मेरा 2.89 है, इसको मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो इसका जो आंसर है 0.96, ये 2019 का इंटरेस्ट है। इसीलिए हम इसकी एंट्री करेंगे 31/12/19 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लाइबिलिटी, ये आ गया 0.96। ये भी सवाल में अच्छी चीज है कि अगर जो लीज टर्म है वो और ईयर एंड डिफरेंट हो तो फिर आपने क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया कि क्वार्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, 19 में कितना टाइम फॉल कर रहा है उसको अपॉर्शनमेंट करके उसकी एंट्रीज हम 19 में कर देंगे। इंस्टॉलमेंट जो प्रिंसिपल है, ये इंस्टॉलमेंट है, वो जब 3 महीने लैप्स होंगे तब होगी ड्यू। इंटरेस्ट के लिए चूंकि 1 महीना गुजर गया है इस साल का, इसलिए इसकी एंट्री करते हैं। अब मैं लेसी हूं, मेरा यहाँ पे जो एसेट बना था वो था 78.69। मैंने डेप्रिसिएशन भी करनी है। डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन में गाइडेंस थी, ये डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे करनी। ओके, हमने बात की थी कि आपने डेप्रिसिएशन जब करनी है तो उसका कौन सा रूल फॉलो करना है, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मेरे पास राइट ऑफ यूज एसेट आ गया 78.69। मुझे चाहिए यूजफुल लाइफ, मुझे चाहिए लीज टर्म। लीज टर्म, अब चूंकि मैं डेप्रिसिएशन ईयरली करता हूं तो ये मैं लिख लूंगा 2.5 ईयर्स। और यूजफुल लाइफ देख लेते हैं सवाल में। मैंने मशीन खरीदी, यूजफुल लाइफ है 8 साल। यूजफुल लाइफ है 8 ईयर्स। सवाल, ये जो डेप्रिसिएशन था वो था कि अगर परचेज करने की ऑप्शन हो या ट्रांसफर करने की ऑप्शन हो लेसी को, तो आपने यूजफुल लाइफ यूज करनी। अगर ये दोनों ना हो तो दोनों में से जो पहले खत्म हो जाए, क्लोज हो जाए, एंड हो जाए। अब चूंकि परचेज ऑप्शन भी नहीं है, ट्रांसफर भी नहीं है, तो इन दोनों में से जो अर्लियर एंड हो रहा है वो है 2.8। तो मैं जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करूंगा वो 2.8 पे करूंगा। मेरा डेप्रिसिएशन टू राइट ऑफ यूज एसेट होगा 78.69 को करूंगा 2.5 पे। अब मजे की बात, ये गेम शुरू हुई थी 1/3/19 पे,
और 31/12/19 पे ये बनते हैं 10 महीने। तो जो आंसर आएगा उसको 10/12 करेंगे तो डेप्रिसिएशन में भी प्रोपोर्शन हमारा आ रहा होगा। अब मैं जब इसको हल करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 26.23। तो डेप्रिसिएशन में अगर देखें आप, तो डेप्रिसिएशन में हमने इस रूल को दोबारा रिवाइज किया कि कैसे अप्लाई होना है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद मजीद अपॉर्शनमेंट को भी देखा, यहाँ पे भी अपॉर्शनमेंट को देखा, यहाँ पे भी अपॉर्शनमेंट को देखा। तो ये सवाल बड़ा अहम है। इस तरीके से जो हमारा लेसी था उसकी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की प्रेजेंट वैल्यू, उसका जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था या डिफरेंस था वो देखा, फिर हमने लीज लाइबिलिटी को देखा, फिर हमने राइट ऑफ यूज एसेट बनाया, फिर स्केड्यूल में जो चेंज आया वो हमने देखा। स्केड्यूल के चेंज के बाद यहाँ पे जो क्वार्टर में हमारे पास इंटरेस्ट था उसको देखा कि इस साल में कितना फॉल करता है। फिर हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मैकेनिज्म देखा, डेप्रिसिएशन के मैकेनिज्म के बाद इसको प्रोपोर्शनेट भी किया। तो इस तरीके से हमारी जो इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी लेसी को लेकर वो कंप्लीट हो जाती है। वापस आते हैं इस सवाल, चले क्लोज करते हैं। ये हमारे पास जो लेसी था वो था FVLL, जिसकी हमने सारी चीजें कर ली। नहीं सॉरी, हमारे पास जो लेसी था वो CCL, हमने उसकी सारी चीजें कर ली। FVLL, इसकी लीज के बारे में चीजें इतनी अवेलेबल नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन लेसी के बारे में है। इसकी जो लीज है ऑपरेटिंग लीज, अगर आप देखें यूजफुल लाइफ है 8 साल, जो हमारे पास इसमें एक चीज अवेलेबल है, यूजफुल लाइफ है 8 साल, लीज टर्म है 2.5 ईयर। उसे चूंकि ये फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का बताया नहीं हुआ तो ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। ओके, फिर हम फाइनेंस लीज को आइडेंटिफाई करने वाली कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हम ये करें तो ये लेस देन 50%, लेस देन 50% इसकी वैल्यू बनती है। इसका मतलब ये लीज फाइनेंस लीज नहीं है, ट्रांसफर नहीं हो रहा, परचेज ऑप्शन नहीं है और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो हम इस लाइफ को यूज करके ये बता सकते हैं कि भाई ये ऑपरेटिंग लीज है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस लीज वो 100% कर ली है। अब मैं बात कर रहा हूँ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वर्ड नॉन कैंसिलेबल कंफ्यूज करे तो आप देखें ना, नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म जो है, उसके बाद लीज टर्म जो प्रॉपर्टी थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा कि 8 साल में से मैं 2.5 साल पे दे रहा हूँ, जो कि उसका होना चाहिए 75% से ज्यादा, तो वो फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये हमारे लिए ऑपरेटिंग लीज है। अब हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने क्या किया। इसने जी 200 का एसेट खरीदा, परचेज द मशीन। सबसे पहले इसकी एंट्री करते हैं। इसने हमसे खरीदा, इसने खरीदा एसेट मशीन टू बैंक 200 की। ओके, किस डेट पे? 1/1/19 पे। डेट दोबारा देख लेते हैं जी। 1/1/19 पे इसने 200 का एसेट परचेज किया। अब इसको पहली पेमेंट कब मिली थी? एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, 30 नवंबर को। ओके, इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे देखना है कि मुझे मिलना कितना है। 8 दफा 12 मिलना, इसका मतलब 96 ये मेरा टू बी अर्न्ड है, टू बी रिसीव्ड। ओके, अगर इस 96 को मैं, जो मेरा पूरा टाइम है, क्योंकि मैंने कहा था कि ML फीस आपने टोटल कर लेने, वो मैंने टोटल कर लिए, पूरे टाइम पे इसको डिवाइड करना है। मैं पूरे टाइम पे इसको डिवाइड कर देता हूं। अब हुआ क्या, मुझे देखना पड़ेगा कि इस साल में कितने महीने हैं। जब मैं पूरे सालों पे डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे 10/12 भी करना पड़ेगा, क्योंकि लीज इफेक्टिव हुई है 1 मार्च 19 से, यहां से लेकर 31/12/19 तक। तो ये पूरा साल भी नहीं है। अगर पूरा साल होता तो मैं 2.5 पे डिवाइड करता, जो आंसर होता उसकी एंट्री कर लेता। तो ये 10/12 है। इसका मेरे पास आंसर बन रहा है 32। मजे की बात है, 30 नवंबर को मैंने 12 ले लिया है, तो 32 में से 12
ले लिया है, तो बाकी बचेगा 20। इसका मतलब मैंने 30 नवंबर को कितना लिया था, 12 रेंट इनकम। ओके, फिर जब मैं साल के एंड पे आता हूं, मेरा इस महीने का, इस साल का बनता है 32, मैंने लिया है 12, इसका मतलब 20 अभी रिसीवेबल है, मेरा रिसीवेबल है, मुझे पैसे नहीं मिले, तो मेरा 20 रिसीवेबल आ जाएगा। इसके बाद चूंकि एसेट फाइनेंस लीज पे नहीं गया, ऑपरेटिंग लीज पे है, तो मुझे इसको डेप्रिशिएट भी करना है। हमारे पास जो एसेट परचेज हुआ वो कितने का है, वो है 200 का। एसेट की जो कॉस्ट है 200 है। क्वेश्चन पे अगर वापस जाके देखें, एसेट की कॉस्ट 200 है और रेजिडुअल वैल्यू 16 है। ओके, रेजिडुअल वैल्यू 16 है, तो मैं 16 पे इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि लीज में है नहीं तो यूजफुल लाइफ 8 है। अब मजे की बात, ये अगर 8 है तो इसके ऊपर ये टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये एसेट तो लीज में आया नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। ओके, तो मैं इस बेस पे डेप्रिसिएशन करूंगा, डेप्रिसिएशन डेबिट और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नॉर्मली मेरा I16 यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये लीज में नहीं है, इसलिए हमने ये लीज वाला टाइम भी नहीं देखा, हम नॉर्मल टाइम देख रहे हैं, क्योंकि साल के शुरू में ही मेरे पास पड़ा है, साल के एंड तक पड़ा है, तो डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगी 23। तो इस तरीके से हमारी लेसर की एंट्रीज भी हो जाएंगी। लेसर की एंट्री में जो चीज थी वो देखने वाली थी कि भाई लीज कौन सी है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग लीज है, ये हमने देखा। ओके, फिर हमने एसेट परचेज किया, उसकी एंट्री की, हमने इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री की। चूंकि ऑपरेटिंग लीज है तो हमने ऑपरेटिंग लीज के स्टेप्स फॉलो किए कि टोटल कितना बनता है, ले कितना लिया है, रिसीवेबल कितना है, टोटल 96 बना। इस साल का 10 महीने का बनता है 32, 12 ले लिया, 20 रिसीवेबल है। फिर हमने नॉर्मल I16 के हिसाब से डेप्रिसिएशन की। तो इस तरीके से हमारा ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन क्लोज हो जाता है।